ड्रामा का ये लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ज़िया इससे ड्रिंक करने लगती है, जिस वजह से कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो रूहान जाकर के उसे संभाल लेता है, जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाने पे डॉक्टर रूहान को बताते हैं कि एक्चुअल में ज़िया ढंग से खाना नहीं खा रही है, इस वजह से वो वीक होती जा रही है। रूहान यहाँ पर ज़िया का फिक्र कर रहा होता है। ज़िया की आँख खुलती है तो वो रूहान को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन रूहान यहाँ पर ज़िया का फिक्र कर रहा होता है और वो से कहता है कि तुम उस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए क्यों गई थी। ज़िया कहती है क्योंकि वो कंपनी का प्रोजेक्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रूहान को अब तक ज़िया के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जिया को ऐसे दवा पिला रहा था, वो पी नहीं रही होती है तो वो उसे किस करके वो दवा पिलाता है। जिया सोच रही होती है कि रूहान को हो क्या गया है और वो उसके लिए सब कुछ क्यों कर रहा है। आफ्टर दैट एज यूजुअल उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है ऑफिस के कुछ प्रोजेक्ट के लिए और रूहान वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर इस तरीके से आता है और जिया को बताता है कि एक्चुअल में ज़िया प्रेग्नेंट है और वो भी 3 मंथ प्रेग्नेंट है। उसे ध्यान आता है कि उसी समय का हो सकता है जब उसे उसकी मॉम ने कॉल किया था और उसके डैड ऐसे जेल जा रहे होते। तो अब पता चलता है जिया यहाँ पर ये बात रूहान को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे भी वो सोच रही होती कि उसके रूहान के बीच चीज़ें ठीक नहीं है, 1 साल में दोनों अलग होने वाले थे, उससे पहले ही जिया ऐसे प्रेग्नेंट हो गई तो ये सही नहीं है। वहाँ से वो बाहर निकलती है तो ऊपर से एनी यहाँ पर आकर के शो ऑफ करने लगती है कि वो रूहान के इतने ज़्यादा क्लोज हैं। वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और वो रूहान का सेक्रेटरी इसलिए जॉब कर रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। रूहान की मॉम भी एनी को पसंद करती है और वो दोनों ही जल्दी ही शादी करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये बातें सुन करके जिया सोचती है कि रूहान ने उसके साथ बस मजबूरी में ही शादी किया है तो दोनों में बेहतर होगा कि वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन एनी यहाँ पे जिया को पैसे देते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हारे डैड के बारे में, ये लो इतने पैसे और अपने डैड को जेल से बाहर निकाल लो और लेकिन बदले में रूहान से तुम अलग हो जाना। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है मुझे तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए, मुझे अगर पैसे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगी यहाँ पे रूहान से, वो अब भी तो मेरा हस्बैंड है ना, मुझे क्या उसके अलावा तुमसे पैसे लेने की ज़रूरत है। यू रियली थिंक सो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चली जाती है और रैनी को लगने लगता है कि किस चीज़ का घमंड है यहाँ पर जिया में। वो जल्दी ही उन दोनों को अलग कर देगी। वहाँ से वो अपना टैक्सी लेकर के घर के लिए लौट रही होती है। तभी वहाँ पर उसे इस तरीके से कॉल आता है कि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई है। जल्दी जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए खुद अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं। सबसे पैसे मांगने के बाद भी वो उतने पैसे नहीं जमा कर पाती है। तभी उसका वही फ्रेंड गो आता है, उसका सीनियर, जो कि एक्चुअल में उसे पसंद भी किया करता था और वो इस तरीके से उसे वो पैसे दे देता है जो कि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए काम आने वाले थे। अब ये देखते ही जिया काफ़ी इमोशनल होकर के रोने लगती है, लेकिन पैसों की उसकी ज़रूरत है, इसी वजह से वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसका हस्बैंड रूहान आ जाता है और वो गु को उसके पैसे लौटाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सासू माँ का ख्याल रख सकता हूँ और हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। ऐसा करके वो उसे वो पैसे लौटा देता है। अब यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि ये लड़का उसके लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों ही कर रहा है। हम दोनों ने शुरुआत में ही कहा था कि इस तरीके से हम दोनों कभी किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और जब वो एनी के साथ है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है। वाले उसके मॉम का यहाँ पे ऑपरेशन होकर के बाहर लाया जाता है। उसकी मॉम अब खतरे से बाहर थी। रूहान यहाँ पर गु को जाने के लिए कहता है एज ए हस्बैंड वो जिया और उसकी मॉम का ख्याल रखेगा। जिया अपनी मॉम के पास थी। रूहान उसे कहती है कि यहाँ पर मीटिंग ख़त्म होते ही मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ, तुम किस चीज़ के लिए गुस्सा हो रहे हो। उसे नहीं पता था कि जिया ने रूहान को कॉल किया था और एनी ने उसका फ़ोन उठा लिया था। रूहान जिया को किस करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे डैड के बारे में पता चला, डोंट वरी, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें ऐसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए और मुझ पर भरोसा करो। जिया कहती है भरोसा तुम पे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते फिर भी मजबूरी में 3 साल तुमने ये रिश्ता खींचा, तुम मुझसे कितनी चीज़ें झूठ बोलते हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं। लेकिन रूहान को तो खुद ही नहीं पता था कि जिया किस बारे में बोल रही है, किस झूठ के बारे में बोल रही है। उसे नहीं पता था कि यानी उसके पीछे
यहाँ पर जिया की मॉम को होश आता है तो रुआन ऐसे दिखाता है जैसे उसके और जिया के बीच में सारे रिलेशनशिप ठीक है ताकि उसकी मॉम ज़्यादा फिक्र ना करें। फिर उसकी मॉम आराम करने लगती है बाहर जाकर के। जिया रुआन को कहती है चलो मेरी मॉम के सामने तो तुमने ये हेल्प कर दी, इस चीज़ के लिए थैंक्स, बाकी आगे मैं संभाल लूँगा। रुआन से कहता है ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जिया कहती है शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। रुआन फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है, उसे अपना ऑफिस का काम भी था और जिया यहाँ पर सोच रही होती है कि रुआन किस तरीके से उसका हेल्प करने वाला है। वो यहाँ पर उसके लिए डिनर बना रही होती है तो रुआन का मैसेज आता है कि वह रात में ओवर टाइम कर रहा है, वो उसका इंतज़ार नहीं करें। अगले दिन जिया यहाँ पर रुआन को लंच देने के लिए जाती है तो उसकी मॉम से उसे बात करते हुए सुनती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि अच्छा हुआ जो तुमने यहाँ पर जिया के डैड को जेल भेज दिया, बड़ा उस समय भाव खा रहा होता है जब हमें उनके सामने हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी थी। अब ये बात सुनते ही जिया का दिल टूट जाता है कि उसके डैड को जेल भेजने वाला कोई और नहीं रुआन ही है। रुआन को लगता है कि क्या यहाँ पर जिया ही है सुनने के लिए बात, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं वो तो एनी है। एनी झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर लंच लेकर के आई हुई थी तुम्हारे लिए और लंच कर लो। अब इधर जो जिया है वो काफ़ी सैडली बैठी हुई थी रोड साइड, तभी वहाँ पर उसे गू का कॉल आता है कि चांसेस है कि रुआन और उसकी फैमिली का हाथ हो सकता है जिया के डैड को जेल भेजने में। उसका दिल टूट जाता है। रुआन उसे कॉल करता है तो जिया उसे कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। रुआन ने सुन के शौक हो जाता है, उसे नहीं पता कि वह ऐसे क्यों बोल रही है। जिया उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो अलग हो जाने में ही बेहतरी है। फिर वह गो के साथ वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ रुआन देख लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। गो यहाँ पर जिया को अपने खाली अपार्टमेंट में लेके जाता है और कहता है कि मैंने रिसेंटली ही अपार्टमेंट खरीदा था, तुम यहाँ पर जब तक चाहो स्टे कर सकती हो। जिया उसे थैंक्स बोलती है। गो उसका बचपन का फ्रेंड था, भले वो उसे पसंद करता था लेकिन जिया उसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना करती थी। वो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाता है तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है। वो आते ही जिया को कहने लगता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स इसलिए लेना चाह रही हो क्योंकि तुम्हें गो के साथ। जिया उसे कहती है कि अब तुम मुझे परेशान करने लगे हो, मैं चाहे किसी के साथ रहूँ तो मैं इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे पीछे जब बैनी ऐसे पड़ी हुई है और तुम उसे सपोर्ट करो तो मैंने तो तुमसे सवाल नहीं किया ना। वो कहता है मेरे और रैनी के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो तुम सोच रही हो। जिया इस बात पे कहती है वैसे भी अगले 1 साल में हम दोनों अलग होने ही वाले हैं तो पहले ही अलग हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम है। रुआन समझ नहीं पा रहा था कि जिया को अचानक से क्या हो गया। वो कभी भी इतने सालों में इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। वो उसे पूछती भी है कि क्या यहाँ पर तुम्हें किसी ने कुछ बोला है जो कि तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो वो कहती है कि नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है लेकिन मेरा डिसीज़न फाइनल है और यहाँ पर इस तरीके से हम दोनों अलग हो जाएं ये फाइनल मेरा यही है। रुआन यहाँ पर जिया को किस करने लगता है तभी वहाँ पर रुआन को कॉल आने लगता है। जिया फ़िलहाल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि मैं जल्दी यहाँ पर डाइवोर्स पेपर तैयार कर लूँगी तो बेहतर होगा कि हम दोनों उसके बाद अलग हो जाएंगे। रुआन कहता है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जिया कहती है ठीक है, सोच करके अगले 1-2 दिनों में मुझे जवाब दे देना एंड आई होप कि मैं तुम्हारा जवाब हाँ ही हो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जिया किसी बिजनेसमैन से मिलने के लिए अपने डैड के कंपनी का रिलेटेड निकल रही होती है तभी वहाँ पर वो रुआन से मिलती है। तब जाकर के उससे पता चलता है कि ये कंपनी भी एक्चुअल में रुआन का है। रुआन ने जिया को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब तक नहीं बताई थी। वहाँ पर वह एनी से मिलती है। एनी कहती है कि ये तो बस रुआन का तुम एक ब्रांच देख रही हो, ऐसे बहुत सारे ब्रांच पूरी दुनिया में हैं। सोचो तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, तुम उसकी वाइफ हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि रुआन के लाइफ में तुम इम्पोर्टेंस रखती हो। साथ ही में वो उसे रिंग भी दिखा रही होती है कि रुआन ने उसे वो रिंग गिफ्ट किया है। जिया को याद आता है कि उसे रिंग पहनना पसंद नहीं था, उसने उसे रिंग के बारे में बोला था, फिर भी रुआन ने वो रिंग नहीं खरीदा था और यहाँ पर वो रिंग एनी को दिया है और ख़ुद भी पहना है। इट मीन्स कि ये बात सही है कि वो और एनी जल्दी ही एक होने वाले हैं। शायद उसके लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। वो ओवर थिंक कर रही है। उसके पास भी जो वेडिंग रिंग था वो निकाल करके एनी को दे देती है और कहती है अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एनी तो मन ही मन खुश होने लगती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। फिर वो वहाँ से निकल रही थी तो फिर रुआन को मैसेज डालती है कि मैंने डिवोर्स पेपर तैयार कर दिया है, तुम उसे पढ़ लो और अगर सब कुछ ठीक है तो उन पर साइन कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। तो रुआन यहाँ पर उसे कॉल करता है। जिया को कहता है कि वो क्यों इस तरीके से ओवरएक्ट करी है। जिया कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, तो शांति से पेपर्स पर साइन कर दो ना। रुआन अब जिया से इस बारे में सीरियसली बात करना चाह रहा था तो वह जिया के घर पहुँच जाता है।
उसकी माँ उसे समझाती है कि देखो बेटा, तुम दोनों की शादी मजबूरी में हुई है और अब जब जिया अलग होना चाह रही है, तुम दोनों के बीच कोई इमोशनल बेसिस नहीं है, तो बेहतर होगा इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दे। लेकिन रूहान यहाँ पर जिया को समझाने का कोशिश करता है कि 3 साल से हम साथ हैं, क्या रिलेशन 1 साल के लिए भी वो और नहीं मैनेज कर सकते। जिया कहती है अगले 1 साल में क्या ही बदल जाएगा, हम दोनों 1 साल बाद भी तो अलग ही होंगे। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी नज़र ऐसे गू पे पड़ती है जो कि उसके घर में खाना बना रहा था। बस से ऐसा लगने लगता है कि गू उनके घर में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं जिया का अफेयर गू से चल रहा है, इसी वजह से वो उससे अलग होने का डिसाइड कर रही है। तो इस बात से वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चले जाता है। ये कहते हो कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उनके जाने के बाद जिया यहाँ पे रोने लगती है, तो उसकी मम्मी से समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, हर रिलेशन का एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर में आगे के बारे में सोचो। बाहर जाती है एनी यहाँ पर आती है और रूहान को उसका रिंग लौटाते हुए कहती है कि एक्चुअल में ये रिंग तुमने जिया के लिए मंगाया था, तो वो डिलीवर हो गया, मैं देने के लिए आई हूँ। रूहान अपना भी रिंग खोल करके बाहर फेंक देता है क्योंकि उसने जिया के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था। एनी उस रिंग को भी संभाल करके रख लेती है। मन ही मन वो खुश हो रही थी। अगले दिन जिया अपनी कंपनी में काम कर रही होती है तो बॉस आकर के बताता है कि रूहान हमारी कंपनी में से टाइप करने के लिए रेडी हो गया और शाम में हमें पार्टी में जाना है। जिया जाने के लिए मना कर रही होती है क्योंकि वह रूहान को फेस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को संभाला था तो तुम्हें तो इस तरीके से जाना ही चाहिए ना। तभी रूहान यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट वगैरह साइन करने के लिए। जिया का बॉस उसे बात करने के लिए जाता है। जिया उसे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। दोनों पहले यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। सब यहाँ पर आपस में गॉसिप कर रहे थे कि रूहान इतना हैंडसम है, लेकिन अभी भी रिसेंटली पता चला कि शायद उसका डाइवोर्स हुआ है। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि हाँ, अब ऐसे अमीर लोगों की तो बहुत सारे मिस्ट्रेस होती हैं ना। अब यहाँ पर जिया अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसे वॉमिटिंग सा फील होने लगता है, तो वो जल्दी जल्दी वॉशरूम के लिए निकलती है। सब आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि कहीं जिया प्रेग्नेंट तो नहीं है। मीन्स अगर ड्रामे में कोई लड़की को वॉमिटिंग लगा या वॉमिटिंग हुआ तो समझ जाओ कि वो प्रेग्नेंट है। रूहान उसके पीछे पीछे जाता है बात करने के लिए। शुरुआत में तो जिया इस बात को टाल रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर उसे कहना पड़ता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट तो है, और साथ ही में वो ये भी झूठ बोल देती है कि रूहान का बच्चा नहीं है। और वैसे भी वो दोनों डाइवोर्स ले चुके हैं, तो रूहान का उनसे ये सवाल करने का अब कोई हक नहीं है। रूहान इस बात से गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चले जाता है। जिया अपने हिसाब से जो कर सक रही थी रूहान से अलग होने के लिए वो कर रही होती है। बाहर निकलने पर सब आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि जिया अगर प्रेग्नेंट है और उसका भी ऐसे डाइवोर्स हुआ है तो ना जाने वो अकेले कैसे चीज़ों को संभालने वाली है। रूहान अपने फ्रेंड को जिया के प्रेगनेंसी के बारे में चेकअप कराने के लिए बोलता है। इधर जिया को पता चलता है कि एक्चुअल में वो ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी खुश थी और साथ ही में डॉक्टर को अपने इन सारे रिपोर्ट्स को प्राइवेट रखने के लिए कहती है, लेकिन रूहान का फ्रेंड कैसे न कैसे करके पता लगा लेता है कि जिया पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट है। रूहान को डाउट होने लगता है कि जिया उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है या किसी और के। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि भाई देख, अगर तू जिया से प्यार करता है तो तुझे जा कर के ये चीज़ें उसे बतानी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने का प्लान कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि फाइनली यहाँ पर जिया के डैड को सज़ा मिला। उन्होंने ब्राइब लिया था किसी केस के मैटर में, जिस वजह से कि उन्हें 5 साल के लिए जेल हो रहा है। रूहान यहाँ पर आता है और उसके डैड के सामने दिखाता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो दोनों डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट जिया तो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुनते उसके डैड खुश हो जाते हैं, उसकी बेटी कम से कम रूहान के साथ ठीक रहेगी। उसके डैड की जाते ही जिया यहाँ पर रूहान को जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो हमेशा उनके लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते रहता है, हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और मेरे डैड को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो एक अलग उम्मीद लेकर के जेल से बाहर निकलेंगे और हम दोनों साथ नहीं हैं, जल्दी ही मैं उन्हें ये बताने वाली हूँ। रूहान वापस से यहाँ पर जिया को मनाने का समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब उसे रूहान के साथ नहीं रहना है। जब वो घर जाती है तो गू से अपने साथ कॉलेज चलने के लिए बोलता है, जहाँ पर कि वह सेमिनार में स्पीच देने वाला था। मूड ठीक करने के लिए जिया भी उस कॉलेज में जाने का डिसाइड करती है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो थोड़ी ही देर बाद रूहान भी वो स्पीच अटेंड करने के लिए, वो सेमिनार अटेंड करने के लिए आता है। वो जिया को यहाँ पर देखता है, वो उसके आगे वाले सीट पर बैठा था। उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे किस तरीके से कॉलेज टाइम में यहाँ पर रूहान ड्रंक था, एक लड़की उसे कन्फेस कर दी है और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करते करते रह गया था। जिया इन बातों को सुन करके वहाँ से कॉलेज से निकल जाती, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो खुद वही थी।
बाहर जाती है तो उन्हें कॉलेज टाइम की वो कैट मिलती है, जिसे देखती है कि वो पैर में चोट लगा है तो वो ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके जा रही थी। रोहन उसे रोकता है कि वो एक स्ट्रे कैट है और यहाँ पर उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन जिया नहीं सुनती है और इस चक्कर में उस कैट के नाखून ऐसे जिया के हाथ पर लग जाते हैं। देखती है रोहन काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर उन्हें डांट लगाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मजाक बना करके रखी हुई, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर इंजेक्शन नहीं ले सकती हो, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया। वो उसे कहती है हाँ लेकिन हम उस कैट को तो संभाल सकते हैं ना। तो फिर वो लोग उस कैट को भी यहाँ पर लेकर के आते हैं और जिया यहाँ पर रोहन को कैट का ट्रीटमेंट कराने के लिए बोल देती है। रोहन उस कैट को रखने के लिए तैयार था, हालांकि ये बात जिया को पता नहीं था कि रोहन कैट से एलर्जिक है। फिर भी जिया के कहने पर वो उस कैट को अपने घर पर रखने के लिए तैयार था और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार था। जिया को फॉलो करते करते वो उसके ऑफिस कैंटीन में पहुंच जाता है, जहां पर कि दूसरे टेबल पर से वो जिया को ताड़े जा रहा था और जिया यहां पर गो और अपनी दोस्त के साथ इस तरीके से वहां बैठी हुई थी। उसकी दोस्त जानबूझ करके रोहन को कमेंट कर रही होती है, एक्स सस्पेंड होने के बाद भी ऐसे उसे फॉलो कर रहा है। रोहन फ्लैशबैक में याद कर रहा था, एक लड़का कॉलेज में जिया को परसों कर रहा था, उसे प्रपोज कर रहा था। जिया उसे मना कर दी तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है, तो कू बीच में आकर के बोलता है कि मैं जिया का बॉयफ्रेंड हूँ। ये चीज़ रोहन देख लेता है और उस समय से उसे ऐसा लगने लगता है कि कू और जिया के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर जिया की दोस्त के ताने वाने सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से उठ करके चले जाता है। जिया ने यहाँ पर अपनी दोस्त को बताया था कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, तो वो भी ये बात सुन करके शॉक्ड हो जाती है। कंपनी के काम की वजह से जिया अगले दिन रोहान के ऑफिस जाती है, तो ये देख कर के एनी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि डिवोर्स लेने के बाद भी वो यहाँ क्या कर रही है। जिया यहाँ पर रोहान को फाइल दे करके लौट रही होती है, तो रोहान उसे कहाँ ही जाने देने वाला था। वो जिया को किस करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ, कंपनी की फ़ाइल के लिए तुम इतना तो मेरे साथ कर ही सकती हो। जिया उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे ये सारे बकवास सब अपने लाइफ में नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो वापस से जिया को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर ऑफिस के अंदर एनी आ जाती है कॉफ़ी लेकर के। जिया उसके साथ कुछ पेपर्स प्रिंट करने के लिए चली जाती है। उसका फ्रेंड रोहान को समझा रहा था कि भाई तेरी बंदी काफ़ी हॉट है, लड़के उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, भले भी वो प्रेग्नेंट है तब भी बेहतर होगा कि तू अपना चांस क्रिएट कर, जिया से बात कर अगर तू एक्चुअल में उसे पसंद करता है तो, और अगर नहीं पसंद करते हो तो फिर तो बात ही ख़त्म करो ना, तो फिर उसके लाइफ में इंटरफेयर ही मत करो। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर जिया को शो ऑफ कर रही थी कि वो रोहान बहुत ही क्लोज है। जिया हंसते हुए कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ पर नहीं होती, मैं और रोहान पिछले 1 महीने से डाइवोर्स्ड हैं, और अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो अगले ही दिन तुम्हें जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लिया होता। तो ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें मुझे आकर के मत दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जिया बाहर निकलती है तो देखती है कि कू उसे लेने के लिए आया हुआ है। वो भी पूछने लगती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। रोहन उनके पीछे पीछे आ रहा था, तो वह जानबूझ करके जिया के फॉरहेड पर किस कर लेता है और कहता है कि जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ी अच्छी से ही एक्टिंग करते हैं, ताकि रोहन को भी लगे कि हाँ हम दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में हैं। रोहन यहाँ पर आता है और वह जिया पर गुस्सा करने लगता है कि उनके डाइवोर्स को भी 2-3 महीने हुए और उसने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। जिया उसे कहती थी तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल वह गू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रोहन यहाँ पर जिया पर गुस्सा कर रहा होता है और जिया उसे कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम खुद एनी के साथ हो और तभी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। ये तो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, तुम क्या चाहते हो। इस बच्चे की वजह से अगर मुझे बांधना चाहते हो तो मैं बीच में इस प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर देती हूँ, मैं बेबी अबॉर्ट करा देती हूँ, जिस वजह से तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोहन जिया को ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि नहीं, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से जिया को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए बोलेगा। जिया वहाँ से चली जाती है। एनी इन बातों को सुन लेती है। उसे पता चलता है कि जिया रोहन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तब वो उसे हर्ट करने का डिसाइड करती है और वह यहाँ पर जिया के बेबी अबॉर्ट कराने का प्लान कर रही थी ताकि रोहन उसका पीछा छोड़ दें। जिया घर जाकर के सोच रही होती है कि क्या वो अपने बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली दे पाएगी। रोहन तो इस तरीके से उससे कभी प्यार ही नहीं किया। इधर रोहन यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाता है। वो जिया के बारे में सोच रहा था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि भाई तुझे मैं कह रहा हूँ कि तेरी बंदी किसी और से पड़ जाए, इससे पहले बेहतर है कि तुम उसे जाकर के कन्फेस करो। रोहन यहाँ पर काफ़ी नशे में था। एनी उसे संभालने के लिए आती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर रोहन को
ये फील कराने के लिए कि वो किसके बारे में क्या सोचता है, उसको एनी के साथ भेज देता है। एनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करती है, वह रोहान के करीब जाती है, लेकिन रोहान थोड़ा सा होश में आता है और वह एनी पर गुस्सा करते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि मैं ज़िया को पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। अब उसे होश आ गया था, वो अपने फ्रेंड को कॉल करके गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों किया। उसका फ्रेंड उसे कहता है ताकि तुम्हें अकल आ सके कि तुम एनी से नहीं, तुम ज़िया से प्यार करते हो, और जब तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो तो ये बात तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों है। देखो नशे की हालत में भी तुम ज़िया को मिस कर रहे हो, तुमने एनी को अपने करीब भी नहीं आने दिया, इट मीन्स कि तुम उससे प्यार करते हो। जाओ आज ही वो समय है, उसे जाकर के बात बताओ। रोहान वो कैट उठाता है जो कि ज़िया ने अडॉप्ट किया था और उसे कन्फेस करने के लिए निकल जाता है। वो ज़िया को कॉल करता है, ज़िया सो रही थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, रोहान ड्रंक था, उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात ज़िया को नहीं पता चलता है। अगली सुबह उसके घर पर वो कैट दिखती है। अब वो अपनी मॉम से पूछने लगती है कि ये कैट कहाँ से आया। तभी उस हॉस्पिटल से कॉल आता है कि क्या ज़िया रोहान की वाइफ है। एक्चुअल में रोहान का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का बात सुनते ही ज़िया जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो यहाँ पर इस तरीके से रोहान की मॉम उसे रोक लेती है और कहती है अगले महीने रोहान और एनी की मैं इंगेजमेंट करा रही हूँ, तो तुम तो ऑलरेडी वैसे भी उससे डाइवोर्स ले चुकी हो, तो फिर तुम क्यों उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। ज़िया कह रही होती है कि मुझे बस एक बार रोहान को देख लेने दीजिए, लेकिन उसकी मॉम कह रही है मजबूरी में तुम्हारी और ज़िया की शादी हुई थी, अब रोहान तुमसे अलग हो चुका है, वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली जीना चाहता है, ये लो शादी का कार्ड, आना ज़रूर। ज़िया कहती है कि मुझे आपके बेटे के शादी में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी तब भी आपने अपने बेटे को बेचा था और अब भी आप अपने बेटे को बेच ही रही हो, तब सस्ते दामों में और अभी महंगे दामों में। अच्छा हुआ जो आपने सही प्राइस अपने बेटे का लगा लिया और मेरा उससे पीछा छूटा। ये बोलते हुए वह शादी का कार्ड डस्टबिन में फेंकती है और स्वैग में वहाँ पे बिल्कुल गॉगल्स वगैरह लगा करके वहाँ से निकल लेती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि उसकी फ्रेंड इस तरीके से ज़िया को कॉल करके बताती है कि उसे एक बहुत बड़ा ही ऑर्डर मिला है और वो ज़िया को अपने साथ क्लब चलने के लिए बोलती है, पार्टी करने के लिए, तो ज़िया चली जाती है। ये बात रोहान का फ्रेंड देख लेता है। इधर हॉस्पिटल में रोहान को होश आता है, वो ज़िया के बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम झूठ बोल देती है कि ज़िया हॉस्पिटल आ ही नहीं थी, इनफैक्ट एनी कल रात से ही उसका ख्याल रख रही है। लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि अरे यार तेरी बंदी आई थी यहाँ पे तुझसे मिलने के लिए, तुम लोगों का वापस से लड़ाई हुआ क्या, वो शायद कोई क्लब जा रही है। अब रोहान समझ जाता है कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है। वो बहुत ही अपनी मॉम से गुस्सा करने लगता है और ज़िया को देखने के लिए वहाँ से निकलता है। वो अपनी दोस्त से पूछता है कि ज़िया किस क्लब में गई है और फिर वो दोनों उस क्लब के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ ज़िया और उसके फ्रेंड दोनों क्लब में मस्त पार्टी वार्टी कर रहे थे, जहाँ पर कि ज़िया एक हैंडसम लड़के से मिलती है। वो लड़का ज़िया में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा होता है, लेकिन ज़िया उस लड़के को पहचान नहीं पाती है कि उसका इस लड़के से एक पुराना रिश्ता है और उस लड़के को एक मेल मॉडल ही समझ रही थी। दोनों यहाँ पर कुछ टाइम तक डांस वांस करते हैं और इधर रोहान इस तरीके से ज़िया को ढूंढते हुए क्लब में आ रहा था। ज़िया को उस लड़के के साथ देख करके वो काफ़ी जेलस फील करने लगता है और वो समझ नहीं पाता है कि वो कैसे इस चीज़ को रिएक्ट करे। अब यहाँ पर वो ज़िया को साइड में लेके जाता है और कहता है कि क्या उसे लड़कों की इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि वो एक मेल मॉडल के साथ भी जाने के लिए तैयार है। ज़िया उसे कहती है तुम्हें क्यों ही मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, होने ना होने से मैं किसी के भी साथ रहूँ। वो दोनों यहाँ पर कुछ देर तक लड़ते झगड़ते और फिर ज़िया घर चली जाती है। घर जब जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का यान यहाँ भी आया हुआ। वो सोचने लगती है कि यान तो बस एक मेल मॉडल है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी मॉम उससे बातें कर रही होती है, ज़िया को समझ नहीं आता। वो बहाना करके फ़िलहाल के लिए तो यान को वहाँ से भेज देती है। इधर बेचारे रोहान के फ्रेंड को भी पिटाई लग गया था उस मेल मॉडल से लड़ाई के चक्कर में। वो रोहान को समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि बेटा तू जा अपनी बीवी से बात कर, वरना यहाँ पर तो उसे खो देगा। रोहान को भी एहसास हो चुका था कि एक्चुअल में उसे ज़िया से प्यार हो गया है, बस वो कुछ दिनों से इस बात को मान नहीं रहा था। अगली मॉर्निंग ज़िया एयरपोर्ट पर किसी को रिसीव करने के लिए जाती है और वो इंसान उनके कंपनी में नया नया ज्वाइन किया था।
तभी वहाँ पर एनी भी आती है। वो भी इसी इंसान को अपनी कंपनी में जॉब कराने के लिए बात करने के लिए आई होती है। रुआन यहाँ पर देखने के लिए आता है तो वो यहाँ पर ये देखता है कि एक्चुअल में वो बंदा कोई और नहीं, कल वाला मेल मॉडल ही है। यान यहाँ पर एक्चुअल में एक बड़ा बिजनेसमैन है और यहाँ पर वो इस तरीके से उनके कंपनी में कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर जिया उसे अपनी कंपनी का ऑफ़र देते हुए अपने साथ काम करने के लिए बोलती है तो यान साफ तौर से मना कर देता है और वो बोलता है कि वो जिया की ही कंपनी में काम करने वाला है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ पर एनी जब जिया की बुराई करने लगती है तो कल परसों की हरकत की वजह से रुआन यहाँ पर एनी को जॉब से भी निकाल देता है। अब जिया यहाँ पर यान को सॉरी बोल रही होती है कि उसने कल उसे बस एक मेल मॉडल समझा। यान कहता कोई बात नहीं, हम दोनों ऐसे सिचुएशन में मिले ही थे। वो जिया से फ्रेंडशिप बढ़ाना चाह रहा होता है। एक्चुअली ये वही लड़का था जिसने कि कॉलेज में जिया को कन्फेस किया था, प्रपोज़ किया था और जिया ने उसे मना कर दिया था। हालांकि जिया उसे पहचान नहीं पाती है। रुहान यहाँ पर जिया को यान की कार में जाते हुए देखता है तो वो जेलस होने लगता है, लेकिन यान यहाँ पर नहीं रुकता है और वो फास्ट कार ड्राइव करके वहाँ से लेकर के जाता है। रुहान अपने फ्रेंड को स्पोर्ट्स कार बाई करने के लिए बोलता है ताकि वो भी ऐसे फास्ट कार ड्राइव कर सके। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं रुआन भी जिया के घर चला गया था। यान तो जिया के घर जा ही रहा था डिनर करने के बहाने और गू ऑलरेडी उस घर पे था। अब सोचो उसके तीनों आशिक यहाँ पर एक साथ आने वाले थे, लेकिन रुहान और गू दोनों को मिल करके सबसे ज़्यादा जेलस यहाँ पे यान से हो रहा था क्योंकि वह हैंडसम था, यंग था, तो चांसेस है कि जिया उसे चूज कर सक रही थी। अब यहाँ पर तीनों ही खाना खाने के लिए आते हैं। उसकी मॉम तो समझ ही रही थी कि तीनों ही लड़के यहाँ पर जिया के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी जैसे तैसे खाने के टेबल पर वो चीज़ों को संभालती है। उन तीनों के वहाँ से जाने के बाद रुआन ने यहाँ पर जिया को नाइट क्रीम दिया था, लेकिन वो अब उसके इन एफर्ट्स का कोई मैटर ही नहीं था। वो नाइट क्रीम को फेंक देती और सोचती कि जब उसे एक्चुअल में उसके सिंपैथी की ज़रूरत थी तब वो साथ नहीं था, तो अब इन चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं बनता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान बिल्कुल साइको है। पिछले 5 सालों से वो जिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जमा किया है और अब वो जिया को वापस से अपना बनाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये बात तो जिया को पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रुआन भी यहाँ पर यान के बारे में पता कराता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो जानबूझ करके जिया के लिए जिया की कंपनी में काम करने के लिए गया। तो वो जिया की कंपनी से टाई अप करने के बहाने उसकी कंपनी में आना जाना करता था ताकि वहाँ पर वो जिया से मिल सके। अब यहाँ पर नया नया कंपनी ज्वाइन किया था तो वो जिया के अंडर में था। अगले दिन जिया को इम्प्रेस करने के लिए रुआन यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर बुके गिफ्ट्स वगैरह सेंड कर देता है। अब उसे तो ऐसा लगा था कि नॉर्मली लड़कियों को यही चीज़ें पसंद हैं, लेकिन जिया मटेरियलिस्टिक नहीं थी और उसे ये चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। तो वो बाहर जाती है, रुआन के मुंह पे उसके फ्लावर बुके फेंकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे ये गिफ्ट्स नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैंने तुमसे इतना ही डिमांड किया, मुझे तुम्हारी ये फेक दिखावा नहीं चाहिए। तुम मेरे लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो। बेचारी रुआन का दिल टूट जाता। कहाँ वो अपने दोस्त के कहने पर ये सब कुछ कर रहा था और अब तो जिया ने भी उसे ऐसा रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो जिया की कंपनी में तब भी टाई अप रखता है ताकि वो जिया से मिलते रहें और जिया का पीछा कैसे भी करके नहीं छोड़ना चाह रहा था क्योंकि वो बंदा जिया से प्यार करता था, लेकिन अपने मेल ईगो के आगे उसने जिया को कभी कन्फेस नहीं किया। इसी वजह से जिया उसके लाइफ से जा रही थी। कुछ लड़कियां यहाँ पर जिया कंसल्ट कर रही होती है कि जो भी हाई फाई लड़के होते हैं वो जिया की ब्यूटी के पीछे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिया कहती है तो तुम भी इतनी खूबसूरत हो लेती, जेलस हो रहा है तो वो अलग बात है। यहाँ पर इस तरीके से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है जो कि जिया का बुराई कर रही थी। केवल और केवल रोहान के ही कहने पर वो बॉस एक बार भी नहीं सोचता है। रोहान को लगा था कि शायद इस चीज़ से तो जिया इम्प्रेस से हो जाएगी, लेकिन जिया को अब रोहान के कुछ भी करने न करने से नहीं फ़र्क पड़ रहा था अनटिल ये एक कांड ना होता। रोहान को जेलस फील कराने के लिए यान ये दिखा रहा होता है कि वो जिया के बहुत ही क्लोज है और यान को जिया से अलग करने के लिए वो यान को बिजनेस ट्रिप पर भेज देता है। यान को इस तरीके से मैनेजर आकर के बताता है बॉस कि एक्चुअल में वो अभी भी ज्वाइन किया है तो यान को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। अब यान यहाँ पर जिया को मैसेज करता है कि हमारे बॉस ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजा है, मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊँगा। उसे भी नहीं पता था कि रोहान ने एक्चुअल में उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजा। अब जिया सोच रही होती है कि अभी अभी तो ये नया नया आया था तो इसे बिजनेस ट्रिप पर भेजने का तो कोई दुख ही नहीं बनता है। उसे तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, फिर भी बॉस ने उसे क्यों भेजा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिया इस तरीके से ऑफिस से निकल रही थी, तभी वहाँ पर उससे बात करने के लिए आ जाता है रुआन और कहने लगते कि क्या वो यान के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है।
जिया यहाँ पर एक्चुअल में ऑफिस के छत पर थी। रूहान उससे बात करने के लिए आता है, चीज़ों को क्लियर करने के लिए आता है, लेकिन उल्टे उनके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने ही लगते हैं और कोई यहाँ पर उन्हें छत पर ऐसे बाहर बंद कर देता है। अब वो दोनों जब वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश कर रहे होते तो उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें लॉक कौन कर सकता है। ऊपर से यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो दोनों पूरी रात के लिए यहीं पर बंद होकर के रह जाते हैं। अगली सुबह जब रूहान का सेक्रेटरी उसे ढूंढते हुए आता है तो जिया नोटिस करती है कि एक्चुअल में रूहान को बहुत तेज़ फीवर है और वो इसी वजह से वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो जिया जल्दी जल्दी सेक्रेटरी को उससे घर लेकर के जाने के लिए कहती है। उसे दवा वगैरह दिया जाता है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर रूहान को होश तो आता है, लेकिन उसका फ्रेंड और सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर तुम जिया को इम्प्रेस करने के लिए इस तरीके से थोड़ा और बीमार होने की एक्टिंग करो। देखो, थोड़ा सा बीमार पड़ने पर वो तुम्हारा इतना केयर करती है कि उसने तुम्हारे लिए सूप वगैरह बनाया है, और अगर तुम यहाँ पर ये शो करोगे कि तुम थोड़े से बीमार हो तो वो तुम्हारा और भी केयर करेगी। रूहान जिया का एक्चुअल में केयर पाना तो चाहता था, तो वो और ज़्यादा बीमार होने की एक्टिंग करने का डिसाइड करता है। लेकिन जब यहाँ पर जिया आती है तो वो रूहान की कंडीशन को देख करके समझ जाती है कि एक्चुअल में वो बस एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से वो जिया को मना रहा होता है कि एक्चुअल में वो तो बस उसका केयर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। वो बस जिया से इतना चाहता है कि उसने पास्ट लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं वो इस चीज़ के लिए उसे माफ़ कर दे, और वो अपने रिलेशन की एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो उसे मनाना चाहता है, उसे पटाना चाहता है, तो वो बस उसे परसू करने का उसे हक दे दे। तो जिया यहाँ पर कुछ सोचते उसे परसू करने का हक तो दे देती है, लेकिन बोलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें परसू करने का हक दिया है, ये मत भूलना कि मैं तुम्हें हाँ कहूँगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। रूहान कहता है तुमने मुझे परसू करने का हक दे दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जिया यहाँ पर बात करते हुए वहाँ से बाहर निकलती है, तभी अचानक से कोई उसे किडनैप कर लेता है। इधर रूहान को तो लगा था कि जिया घर जा चुकी है, लेकिन तभी उससे गु का कॉल आता है कि जिया तुम्हारे पास है क्या। वो कुछ देर से उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सुनते ही रूहान परेशान हो जाता है कि जिया कहाँ जा सकती है। वो दोनों ही जिया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे करके यहाँ पर जिया को ट्रैक किया जा रहा था कि वो किधर हो सकती है। इधर जिया की आँख खोलती है तो वह सामने अपने यान को देखती है। यान ने जिया को किडनैप किया था। जिया उसे कहती है कि आखिरकार वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहने वाली हो। मैंने तुम्हें सीधी तरीके से पटाने का कोशिश किया, लेकिन तुमने बात नहीं माना। अभी यहाँ पर जाकर के जिया समझ जाती है कि वही गाय है जो कि यहाँ पर इस तरीके से उसके पीछे पड़ा था, बट वो बताता है कि नहीं, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने खुद को हर्ट कर लिया, और मैं तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से उसने खुद को हर्ट कर लिया, और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। मेरे पास उसकी पर्सनल डायरी है जिसमें कि सब कुछ उसने लिखा हुआ है। तभी वहाँ पर रूहान और गु दोनों ही पहुँचते हैं जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। यान ने खुद के बॉडी में ऐसे बॉम्ब बांधा हुआ था, और वो कह रहा होता है कि वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देगा, सब मरेंगे साथ में। रूहान यहाँ पर यान को रोक करके रखा हुआ था और जिया को गु के साथ वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन ये बॉम्ब एक्शन में फेक था और वो बस जिया को डराने के लिए ऐसे कर रहा था। पुलिस यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आ जाती है। जाने से पहले गु यान को बताता है कि एक्शन में तुम्हारी भाई की मौत जिया की वजह से नहीं हुई थी। जिया के रिजेक्शन के बाद वो क्लब गया था जहाँ पर कि फ्रॉड करने वाली लड़की जानबूझ करके जिया की तरह ड्रेस्ड अप और बिहेव करते हुए उसे पटाई थी, और बाद में लोन दे करके उसके सारे पैसे छीन लिए थे। इसी वजह से तुम्हारे भाई ने खुद को हर्ट कर लिया। तुमने अच्छे से इन चीज़ों को नहीं इंटरोगेट किया, इसी वजह से तुम यहाँ पे जिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। जिया उसे समझाती है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, बेहतर होगा कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिस वजह से पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें जेल जाना पड़े। वो फ़िलहाल यान को माफ़ करने का डिसाइड करती है ताकि वो दोबारा इस तरीके की कोई हरकत ना करें। वो वहाँ से जाता है। अब यहाँ पर रूहान भी जिया को बचाने में थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब जिया की आँख खोलती है तो देखती है कि रूहान अब भी उसके साथ है। अब रूहान वो बॉम्ब वाले सिचुएशन में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था, इसी वजह से जिया यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रेस तो हो गई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड यहाँ पर मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि रूहान एक्चुअल में जिया को पसंद करता है। वो दोनों ही अपने यहाँ पर सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहे होते हैं। रूहान बताता है कि उसने एनी को जॉब से भी निकाल दिया है, और उसका फ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से तब जाकर के मान रही होती है कि हाँ, रूहान माफ़ी के लायक तो है, लेकिन जिया अभी भी रूहान के साथ एक रियल रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं थी।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी ये देखती है कि ज़िया ठीक है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से निकल करके चली जाती है यान से मिलने के लिए। उसे कहती है मुझे पता है कि तुम कोई अमीर वमीर नहीं हो, तुम्हारे कार रेंट के थे और तुमने ज़िया को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया था। तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, मैं अभी यहाँ पर कुछ एडवांस तुम्हें दे रही हूँ, बाकी अगर तुम यहाँ पर सिर्फ ज़िया के बेबी को अबॉर्ट करा दो तो बाकी के पैसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब यान यहाँ पर उसके पैसे ले लेता है। प्लान के हिसाब से रूहान की मॉम ने भी ज़िया को माफ़ कर दिया था, ये जानने के बाद कि ज़िया रूहान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो और फिर वो इस तरीके से उसे मिलने के लिए, अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने के लिए जा रही थी। जेजी भी एनी भी उनके साथ थी। बहाने से यान उनसे टकराता और उनके बनाए हुए सूप में पॉइजन मिला देता है। उसकी मॉम को तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वो सूप लेकर के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर कि वो जिया से माफ़ी मांगती है और कहती है कि एक्चुअल में इस तरीके से तुम्हारे डैड फ़िलहाल जेल में मेरी ही हस्बैंड की वजह से है। एक्चुअल में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ लोचा हुआ था, बट हमें उससे क्या। फैक्ट ये है कि जिया के डैड की गलती थी और वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। हाँ, इनमें रूहान के डैड इंक्लूडेड थे, लेकिन एक्चुअल में भी उनकी गलती नहीं थी। तो यहाँ गलती किसी की नहीं थी, जिया के डैड अपनी गलती की सज़ा वहाँ भुगत रहे हैं। अब यहाँ पर सब माफ़ी मांगने की एक्टिंग करते हैं। एनी भी वो रिंग लौटा देती है, कहती हो कि रूहान ने वो रिंग एक्चुअल में तुम्हारे लिए मंगाया था। तो ये भी कन्फ्यूजन यहाँ पर जाकर क्लियर हो जाता है। रूहान की मॉम की भी वो माफ़ कर देती है। उनका लाया हुआ सूप वो पी लेती है, लेकिन जैसे वो सूप पीती है उसे बहुत ही ज़्यादा पेट में तेज़ दर्द होने लगता है और उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ये देखते ही सब घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी उसे एडमिट कराते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर आकर के बताते हैं कि एक्चुअल में जिया के बेबी को नहीं बचाया जा सका है और जिया की जान बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। जिया के फ्रेंड का कहना था कि अभी रिसेंट में उसने रूहान के मॉम का लाया हुआ सूप पिया था, उसके बाद ही ऐसा हुआ। इसका मतलब कि उस सूप में पॉइजन मिला हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूहान के मॉम का कहना था कि मैं अपने ही होने वाले वंश को क्यों बर्बाद करूँगी। मुझे जब पता चला कि जिया प्रेग्नेंट है तो मैं तो उसे मनाने के लिए आए हुई थी। रूहान को अपनी मॉम पे ट्रस्ट था, वो अपने पोते को नहीं हर्ट करेंगे। उसके फ्रेंड कहते तो फिर ठीक है, ये सब कुछ इस सूप की वजह से हुआ है ना, अगर तुमने पूरा भरोसा कि तुमने इसमें कुछ नहीं मिला तो तुम उसे पी के दिखाओ। रूहान की मॉम ने तो कुछ नहीं किया था, तो वो चुपचाप उस सूप को टेस्ट कर लेती है। इसके बाद बारी आती है एनी की। एनी को कहा जाता है वो सूप पीने के लिए, तो वो पीने से मना कर रही थी। ज़बरदस्ती उसके फ्रेंड एनी को वो सूप पिला देती है, जिसे पीते ही यहाँ पर वो डॉक्टर से उस पॉइजन का एंटीडोट मांगने लगती है। इस बात पर रूहान लोगों का कहना था तुम्हें कैसे पता कि सूप में वही पॉइजन मिला हुआ है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये लड़की एक्चुअल में चालू है। तभी वहाँ पर जिया बाहर आ जाती है और वो उसके बच्चे दोनों सही सलामत हैं। एक्चुअल में सब कुछ उनका प्लान था और यान भी इस प्लान में मिला हुआ था। जैसे ही एनी ने उसे पैसे ऑफर किए थे तो वो पहुँच गया था जिया लोगों के पास और उसने यहाँ पर सारी सच्चाई उन्हें बता दी थी। तो वो लोगों ने कहा था प्लान को आगे इसी तरीके से बढ़ाने के लिए, ताकि हम एनी को रंगे हाथों पकड़ सके। उस सूप में उसने पॉइजन नहीं नॉर्मल वाटर मिलाया हुआ था। इस बारे में रूहान की मॉम को कुछ भी नहीं पता था। जब एनी की असलियत सामने आती है तो वो खींच करके उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एनी कहती है कि मैं रूहान से इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ करके जिया को कैसे ही पसंद कर सकता है। एनी को यहाँ पर जेल लेकर के जाया जाता है और रूहान ने को भले ही जिया ने माफ़ कर दिया था, लेकिन अब वो उससे दोबारा शादी करने का प्लान कर रही थी। यान ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ से ही चले जाता है। एक्चुअल में वो रूहान से शादी इसलिए भी करना चाह रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। कहानी के एंड में वो दोनों वापस से रीमैरिज कर लेते हैं। सारे यहाँ पर खुश थे और इस पर शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली थी। पिछले के 3 साल तो इनके हिडन मैरिज थे, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में।